शिक्षक साथियों को मेरा स्नेह नमस्कार। बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा 2024 के बीएड पाठ्यक्रम के यूनिट 2 में 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर को हम लोग इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम चौथा और पांचवा चैप्टर्स को शामिल करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर था समाजीकरण और स्कूल का संदर्भ, विद्यालय प्रवेश का प्रभाव, विद्यालय एक सामाजिक संस्थान के रूप में और बिहार में इसकी धारणा, स्कूल संदर्भ में मूल्य का निर्माण। इसको देख चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आप नहीं देखे अभी तक तो आप सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन में वीडियोज लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरा है समाज में असमानताएं एवं प्रतिरोध, पहुंच, ठहराव और बहिष्कार के मुद्दे। इस चैप्टर के एक को भी हम देख चुके हैं। तीसरा चैप्टर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ आधारित अध्येताओं में घरेलू एवं अनुदेशन की भाषा का अध्येताओं पर प्रभाव और अध्येताओं पर सांस्कृतिक विभिन्नता का प्रभाव। तो ये तीनों चैप्टर्स हम लोग इससे यूनिट 2 के वीडियोज में कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो चौथा चैप्टर है विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ, यानी डिफरेंट कैपेसिटी वाले जो लर्नर होते हैं उनका कंसेप्ट आपको जानना है। साथ ही जो मंद गति के अध्येता हैं, जो स्लो लर्नर हैं, और डिसलेक्सिया जो लर्नर हैं, डिसलेक्सिया जो लिखने पढ़ने के में जो असमर्थ होते हैं या उनमें जो कमी रहती है, ऐसे डिसकैलकुलिया भी होता है, डिस्कैलकुलिया भी होता है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ताकि हो सकता है कि ये विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ लिया तो उससे भी क्वेश्चन डाल दे। डिसलेक्सिया से विस्तार से क्वेश्चन डालेगा तो इसको विस्तार से चर्चा कर लेंगे। और पांचवा और इस यूनिट का अंतिम चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके, परीक्षण, अवलोकन, निर्धारण, मापनी एवं स्वप्रतिवेदन। इसमें इतना ही दिया है कि परीक्षण और निर्धारण, मापनी एवं स्वप्रतिवेदन। लेकिन बीपीएससी का हमेशा से ये रहा है कि जो टॉपिक डाल देता है तो उसके सब टॉपिक से इधर भी क्वेश्चन डालता है। क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेन टॉपिक्स वो डाल चुका है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके, इस तरीके में परीक्षण, अवलोकन, निर्धारण, मापनी एवं स्वप्रतिवेदन से 3 वीडियो की चर्चा की है। लेकिन तरीके में तो और भी तरीके आ जाएंगे, तो उन बाकी तरीकों को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ। तो विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं में हम यह देखेंगे कि एक तो सामान्य अध्येता हो गया जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, बेहतर है, बहुत अच्छा है, तो उसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं। यहाँ विभिन्न क्षमता वाले अध्येता से तात्पर्य है कि मंद गति के अध्येता, और इसमें डाल भी दिया है, यानी जो अध्येता सामान्य नहीं है और जिनको ऊपर उठाने में काफी परिश्रम करना होगा या शिक्षण की अन्य प्रविधियों का इस्तेमाल करना होगा, आप कहते हैं विभिन्न क्षमता वाले अध्येता। और इसमें है कि मंद गति के अध्येता। तो विभिन्न क्षमता वाले अध्येता में एक तो सामान्य अध्येता हो गए जिनको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दूसरे वे हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम होता है, या जिनको कहते हैं कि अधिगम अक्षमता है, वो अधिगम में अक्षम है। तो यहाँ से अधिगम अक्षमता शब्द भी आता है और इसी से प्रश्न भी आते हैं। सबसे पहले देखें कि अधिगम अक्षमता होता क्या है। तो अधिगम अक्षमता दो अलग अलग पद हैं, एक अधिगम है और एक अक्षमता है, इसे मिलकर बना और इससे आशय हुआ कि सीखने में वो व्यक्ति अक्षम है या अक्षम है या उसका अभाव है।
सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझने के लिए आपको प्रभावित करने वाले कारकों अधिगम के लिए मजबूत अभिप्रेरणा, सकारात्मक आत्म छवि और उचित अध्ययन प्रथाएं एवं रणनीतियां आवश्यक शर्तें हैं। औपचारिक शब्दों में अधिगम अक्षमता को विद्यालयी पाठ्यक्रम सीखने की क्षमता की कमी या उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी वो सीखने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, या उनकी क्षमता में कमी है, या अनुपस्थिति है। और आपको यह भी जानना है कि अधिगम अक्षमता पद का जो प्रयोग था वो सैमुअल क्लिक द्वारा किया गया था 1963 ईस्वी में। तो अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया सैमुअल क्लिक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1963 ईस्वी में किया गया। अब है कि अधिगम अक्षमता की प्रकृति क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो अधिगम संबंधी कठिनाई वाक एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है, और जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता है वह कठिन समाप्त हो जाती है। इस विपरीत अधिगम अक्षमता उस स्थिति को कहते हैं जहां व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि में एक स्पष्ट अंतर हो। अंतर स्वभावतः स्नायु होता है तथा यह व्यक्ति विशेष में आजित रहता है। तो अधिगम संबंधी कठिनाई हुआ कि कोई प्रॉब्लम है, सुनने की समस्या खत्म हो गई, उसकी कठिनाई खत्म हो गई। दृष्टि संबंधी प्रॉब्लम है, दृष्टि ठीक हो गया, चश्मा लग गया, उसका अधिगम ठीक हो गया। लेकिन अधिगम अक्षमता हुआ कि जहां व्यक्ति की उपलब्धि में स्पष्ट अंतर हो, और यह स्नायु जनित होता है, आजीवन उपस्थित रहता है, या और होता है अधिगम अक्षमता एक अस्थायी समस्या है। क्योंकि अधिगम अक्षमता को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं, जनगणना में अधिगम अक्षमता ही बनाया जाता है। इसीलिए देश में मौजूद अधिगम अक्षम बालकों के संबंध में ठीक ठाक आंकड़ा प्रदान करना मुश्किल। लेकिन अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि देश में इस प्रकार के बालकों की संख्या अन्य प्रकार के दिव्यांग बालकों की संख्या से कहीं ज्यादा है, और यह देश में उपलब्ध कुल स्कूली जनसंख्या के 1 से 42% तक हो सकता है। वर्ष 2012 में चेन्नई में स्वदेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक विकल्प विषय पर संपन्न हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2012 विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में लगभग 10% अधिगम अक्षम है। और टाइम्स ऑफ इंडिया 27/2012 में यह प्रकाशित भी हुआ था। तो 100 में से 90 बालक सक्षम हैं, लेकिन न्यूनतम 10 बालक अधिगम रूप से वो अधिगम के संबंध में अक्षम है, यानी वो सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, सीख नहीं पाते हैं, स्लो लर्नर। ठीक है। अब आता है कि अधिगम अक्षमता की विभिन्न मान्यता को आप देखें तो अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, या अस्थायी होता है, जैसा बताए हैं आजीवन रहता है। यह कोई एक विकृति नहीं बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह है। और ये प्रश्न कई बार विभिन्न अध्यापक संबंधी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस समस्या से ग्रसित में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती हैं। चूंकि यह समस्या
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य विरूपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या है, यांत्रिक नहीं है बल्कि जैविक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ हो सकता है, जैसे अधिगम अक्षमता और संवेगात्मक विक्षोभ। यह श्रवण, वाक, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय गणना में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, अतः यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। अधिगम अक्षम बालक की बात की जाए तो सामान्य तौर पर सामान्य से थोड़ा ज्यादा सोचने एवं तर्क करने की योग्यता, औसत विद्यालय उपलब्धि से निम्न का प्रदर्शन और योग्यता के बीच में सार्थक अंतर का प्रदर्शन, निष्पादन संबंधी कठिनाई से युक्त, ये सब अधिगम अक्षम बालक की विशेषताएं हैं। अधिगम अक्षमता के लक्षण को आप अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताओं के संबंध में भी समझ सकते हैं। कुछ अन्य लक्षणों की बात की जाए तो बिना सोचे विचारे कार्य करना, उपयुक्त आचरण नहीं करना, जिस आचरण की आप अपेक्षा रखेंगे वो नहीं कर पाना, निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, स्वयं के प्रति लापरवाही, लक्ष्य से आसानी से विचलित हो जाना, सामान्य ध्वनियों एवं दृश्यों के प्रति आकर्षण, ध्यान कम केंद्रित करना या ध्यान का भटकाव, भावात्मक और स्थिरता, एक ही स्थिति में शांत एवं स्थिर रहने की असमर्थता, स्व प्रगति के लिए लापरवाही बरतना, सामान्य से ज्यादा सक्रियता, गामक क्रियाओं में बाधा, कार्य करने की मंदी होना, सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल नहीं होना, खेलने के लिए आप कह रहे हो नहीं जाना चाह रहा, छिन्न स्मरण शक्ति का होना, याद किया हुआ तुरंत भूल गया, बिना बाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेना में असमर्थ होना तथा प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष। ये सभी लक्षण मौजूद हैं तब कह सकते हैं कि वह बालक अधिगम रूप से अक्षम है। फिर आपको एक बार दोहरा दें, क्योंकि होता है कि परीक्षा में यही प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन लक्षण अधिगम अक्षम बालकों में नहीं पाया जाता है या अध्येताओं में नहीं पाया जाता। इसमें से कोई 4-3 लक्षण दे दिया या 4 लक्षण दे दिया, एक जो कोई नहीं रहा। विचारे कार्य करना, उपयुक्त आचरण नहीं करना, निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, स्वयं के प्रति लापरवाही, लक्ष्य से आसानी से विचलित हो जाना, सामान्य ध्वनियों एवं दृश्यों के प्रति आकर्षण, ध्यान कम केंद्रित करना या ध्यान का भटकाव, भावात्मक और स्थिरता, एक ही स्थिति में शांत एवं स्थिर रहने की असमर्थता, स्व प्रगति के लिए लापरवाही बरतना, सामान्य से ज्यादा सक्रियता, गामक क्रियाओं में बाधा, कार्य करने की मंद गति, सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल नहीं होना, छिन्न स्मरण शक्ति का होना, बिना बाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होना तथा प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष, ये सभी लक्षण हैं। अब अधिगम अक्षम बालक, जैसा पहले भी चर्चा किए हैं कि अधिगम अक्षम बालक को किस किस वर्ग में आप बांट सकते हैं। तो हम बता ही दिए कि पढ़ना सिर्फ आपको है डिसलेक्सिया, लेकिन आपको अन्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं सिर्फ कि कौन सा विकार क्या है, इतना तो जरूर जानना चाहिए आपको। तो पढ़ने संबंधी विकार हो तो उस अधिगम रूप से अक्षम बालक को कहते हैं डिसलेक्सिया। लिखने में दिक्कत आ गई है तो डिसग्राफिया, उल्टा पुल्टा लिख लेता है तो डिसग्राफिया। अगर गणितीय कौशल संबंधी विकार है, वो गुणा करने के लिए कहते हैं घटाव कर देता है, जोड़ कर देता है, भाग कर देता है, कैलकुलेशन में उसको दिक्कत है तो डिसकैलकुलिया। बोलने में दिक्कत हो गई उस शब्द को तो डिसफैसिया। क्या हो गया? डिसफैसिया। अगर लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार है तो डिस्प्रैक्सिया। लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार में डिस्प्रैक्सिया। वर्तनी संबंधी विकार है तो डिसऑर्थोप्सिया।
डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया, ऑर्थोग्राफी वर्तनी वर्ण विकार जो होता है। अगर श्रवण संबंधी विकार है, वो बोलते हैं कुछ और सुन लेता है कुछ और, कान में प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उसके स्नायु तंत्र में प्रॉब्लम होने से। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ऑडिटरी श्रवण चीज को कहते हैं, प्रोसेस गलत हो रहा है तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार है। दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार है ना, आप देख रहे हैं कोई चीज जो विजुअली उसको दिखा रहे हैं, उसका परसेप्शन वो गलत ले रहा है तो विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। और इंद्रिय समन्वय संबंधी विकार है तो सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और यदि संगठनात्मक पठन संबंधी विकार है तो एक साथ अरेंज करके सेंटेंस पढ़ने के लिए कहें तो, या पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहें तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। तो आप डिसलेक्सिया किसको कहेंगे? पढ़ने संबंधी विकार को। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार को। डिसकैल्कुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार को। डिस्फैसिया वाक संबंधी विकार को। डिस्पैक्सिया लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार को। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार को। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार को। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार को। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार को। और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर संगठनात्मक पठन संबंधी विकार को। तो ऑर्गेनाइजेशनल का हिंदी होता है संगठनात्मक, तो वहां से ये पकड़ लेंगे। सेंसरी इंद्रिय से संबंधित है, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार। विजुअल कहते हैं दृश्य क्षमता को, तो वो कहते हैं दृश्य प्रत्यक्ष संबंधी विकार। ऑडिटरी सुनने की क्षमता को कहते हैं तो श्रवण संबंधी विकार। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी हो गई तो वर्तनी संबंधी विकार। डिस्पैक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार। डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन में दिक्कत है यानी गणितीय संबंधी विकार। डिसग्राफिया ग्राफ कहते हैं लेखन को तो लेखन संबंधी विकार। और डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार। अब डिसलेक्सिया आपको डिटेल में पढ़ना है जो कि ये टॉपिक में दिया हुआ है, तो डिसलेक्सिया हम डिटेल बता दें क्योंकि हर चीज के बारे में थोड़ा सा जानना आपको आवश्यक था, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लैक्सिस से मिलकर बना है। किससे? डस और लैक्सिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन भाषा, डिफिकल्ट स्पीच, डिफिकल्ट स्पीच। डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लैक्सिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन भाषा, डिफिकल्ट स्पीच, स्पीच में दिक्कत हो रही। वर्ष 1887 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ जिनका नाम था रूडोल्फ बर्लिन द्वारा खोजे गए इस शब्द को शब्द अंधता भी कहा जाता है। जैसे आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात्रि अंधता। कलर ब्लाइंडनेस को वर्ण अंधता, तो इसको कहते हैं शब्द अंधता, वर्ड ब्लाइंडनेस, है ना। डिसलेक्सिया यानी वर्ड को ब्लाइंडली यानी वर्ड को अच्छे से नहीं देख पा रहा यानी नहीं समझ पा रहा। डिसलेक्सिया को भाषाई और सांकेतिक कोडों भाषा के ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने रूपी कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में? तो डिसलेक्सिया को भाषाई और सांकेतिक कोडों भाषा के ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है और यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। कौन? डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया भाषा के लिखित रूप को भी प्रभावित करता है, मौखिक रूप को भी प्रभावित करता है और भाषाई दक्षता को भी
प्रभावित करता है। अब ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे आपको ये थोड़ा बहुत एहसास हो जाएगा कि इस बच्चे को, इस लर्नर को डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया हो सकता है। सबसे पहला है कि वर्णमाला अधिगम में उसको कठिनाई होगी। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होगी। म कहने के लिए कहिएगा तो हो सकता है कि वो च लिख दे। कोई ऐसा एक दो वर्तनी ऐसा होगा, वर्ण ऐसे होंगे जिसका वो गलत लिख ले रहा है या उच्चारण कर ले रहा है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होगी। एकाग्रता में कठिनाई होती है। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाता है। ठीक है, मैंने यानी शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर पाता, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर पढ़ लेता है। जैसे नाम को मान या सावक को शक पढ़ लेना। वहां देखिए आव हटिए ही गया। वर्तनी दोष से पीड़ित होना। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना। जैसे तालाबी संबोधन शोधन समूह मिस्टेक कर रहा है। शब्दकोश का अभाव होता है और भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होता है तथा छिन्न स्मरण शक्ति होती है। तो डिस्लेक्सिया के क्या क्या लक्षण है? वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है। एकाग्रता में कठिनाई होती है। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाता है। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर पढ़ लेता है। जैसे नाम को मान या शावक को शक पढ़ ले। वर्तनी दोष से पीड़ित होता है। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को नहीं पहचान पाता है। शब्दकोश का अभाव रहता है और भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होता है तथा उसके स्मरण शक्ति क्षीण रहती है। डिस्लेक्सिया की पहचान उपयुक्त लक्षण हैं, लेकिन डिस्लेक्सिया की पहचान करने में उपयोगी होते हैं। इन लक्षणों के आधार पर पूर्णतः विश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति को डिस्लेक्सिया घोषित आप नहीं कर सकते हैं। डिस्लेक्सिया की पहचान करने के लिए 1973 में अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डर ने, क्या नाम था उनका? एलेना बोर्डर। तो एलेना बोर्डर साहब ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक परीक्षण का विकास किया। एलेना बोर्डर साहब जो अमेरिकन फिजिशियन थे, किस परीक्षण का विकास किया? तो बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न। और भारत में इसके लिए डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कि परीक्षण भी है आपका टॉपिक में। तो इसको आप शब्द को ध्यान में रखेंगे। भारत में डिस्लेक्सिया की पहचान के लिए जो अमेरिका में जो टेक्निक थी, बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न, इसको भारत में डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। डिस्लेक्सिया का पूर्ण उपचार असंभव है, लेकिन इसको उचित शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतर स्तर पर लाया जा सकता है। यानी अच्छे से अगर अधिगम कराया जाए तो डिस्लेक्सिया तो खत्म नहीं होगा, उसका उपचार तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाएगा, बच्चे कुछ कुछ सीखने लगेंगे। तो ये आपका जो पहला जो टॉपिक था, पहला टॉपिक में आपको डिस्लेक्सिया भी हो गया। अब उसमें एक टॉपिक है मंद गति के अध्येता। इस चैप्टर्स में तीन टॉपिक थे। विभिन्न क्षमता वाले अध्येताओं की समझ, तो ये क्लियर हो गया। डिस्लेक्सिया अध्येता क्लियर हो गया। अब मंद गति के अध्येता। तो मंद गति के अध्येता, अब इसको समझने के लिए पहले आप यह समझिए कि अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता में क्या अंतर है। अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता पद एक सामान्य आदमी भाषा में एक दूसरे के पर्याय हैं और भ्रमवश में वे दोनों पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं कि अधिगम अक्षमता वही हुई, मानसिक मंदता वही हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता में स्पष्ट अंतर होता है
किसको आप अधिगम अक्षमता कहेंगे, किसको आप मानसिक मंदता कहेंगे। तो अधिगम अक्षमता को लिखित या मौखिक भाषा के प्रयोग में शामिल किसी एक या अधिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में कार्य विरूपता, विरूपण हो गया कि अच्छे से नहीं कर पाया, तो कार्य विरूपता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी लिखित या मौखिक भाषा के प्रयोग में यदि वो बेहतर कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको कहेंगे अधिगम रूप से अक्षम है। जबकि मानसिक मंदता को मानसिक विकास की एक ऐसी अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बालकों से कम होता है। तो अधिगम अक्षम में मानसिक विकास हो गया है, लेकिन वह उसको पूरा कर पाने में, उसका पूरा यूटिलाइज कर पाने में अक्षम है। लेकिन मानसिक मंदता में की स्थिति में बौद्धिक विकास का स्तर ही कम होता है, यानी उसकी बुद्धि, औसत बुद्धि कम होती है। अब और अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता में थोड़ा और डिफिनेशन को क्लियर कीजिए अंतर से, क्योंकि इससे भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए, हो सकता है कि आपके भी इस प्रधानाध्यापक परीक्षा में पूछ लिए जाए। तो अधिगम अक्षम बालकों का जो औसत से ज्यादा बुद्धि उपलब्धि प्राप्तांक होता है, IQ उनका ज्यादा होता है, और मानसिक जो मंद होते हैं उनका IQ 70 से कम होता है। तो एक IQ लेवल पे हो गया, अधिगम रूप से अक्षम का IQ 70 से अधिक, इनका 70 से कम। दूसरा अंतर यह है कि मस्तिष्क की शमन कार्य प्रणाली अधिगम अक्षम बालक में बाधित नहीं होती या औसत होती है, लेकिन इनमें शमन कार्य प्रणाली औसत से कम होती है। किसमें? मानसिक रूप से मंद व्यक्ति में। अधिगम अक्षम की योग्यता और उपलब्धि में स्पष्ट अंतर होता है, यानी वह योग्यता भले ही वह स्नातक कर गया, स्नातकोत्तर कर गया, लेकिन उसकी उपलब्धि उस हिसाब से नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से मंद अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः अक्षम या कठिनाई का महसूस करते हैं। तो ये है कि अधिगम अक्षम बालक ऐसा नहीं कि अपना दैनिक काम नहीं कर पाते, दैनिक काम कर पाते हैं, बस उनकी जो भी योग्यता जिस लायक है उस हिसाब से उनकी उपलब्धि नहीं हुई। लेकिन मानसिक मंद जो है वो उनका बौद्धिक विकास ही नहीं हुआ, तो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी अक्षम होते हैं। अधिगम अक्षम व्यक्ति मानसिक मंदता से ग्रसित हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जो मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति है, मानसिक मंद से जो ग्रसित व्यक्ति है, वह निश्चित तौर पर अधिगम अक्षमता से भी पूर्ण होंगे, यानी अधिगम अक्षमता से भी ग्रसित होंगे ही। और अधिगम अक्षमता किसी में भी हो सकता है, लेकिन मानसिक मंदता महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है। तो ये अधिगम रूप से अक्षम किसको कहेंगे और मानसिक रूप से मंद किसको कहेंगे, ये क्लियर हो गया। अब है कि अधिगम अक्षमता और स्लो लर्नर्स एवं पिछड़े बालक, ये तीनों शब्दों में आप थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लें, क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसका विकल्प आपको जो भी गलत है उसको छांट दीजिए तो अपने आप सही विकल्प आ जाता है। तो ऐसे नौबत में अधिगम अक्षमता को भी समझना होगा आपको, स्लो लर्नर्स मंद गति के अध्येता को भी समझना होगा, पिछले बालक को भी समझना होगा। तो अधिगम अक्षमता पद भ्रम व स्लो लर्नर्स बालकों के लिए भी समानता प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। दोनों पद एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, और दोनों पदों के बीच स्पष्ट खिंची विभाजन रेखा को आप इससे समझ सकते हैं कि एक स्लो लर्नर्स औसत से कम बुद्धि का बालक होता है, जिसके सोचने की क्षमता उस आयु समूह के बालकों के लिए निश्चित किए गए मानदंड से कम होती है। ऐसे बालक विकास की सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जो उसके लिए है, लेकिन उस आयु समूह के सामान्य बालकों की तुलना में सार्थक रूप से धीमी गति से, जबकि एक अधिगम अक्षम बालक औसत या ज्यादा बुद्धि वाला होता है,
जिससे कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं जो अधिगम को बहुत कठिन बना देती है। यानी स्लो लर्नर्स का आईक्यू कम होता है, इसलिए वो बहुत कम सीख पाता है या धीरे धीरे सीखता है। लेकिन जो अधिगम रूप से अक्षम है उसमें कुछ विकृति है, कुछ समस्या है जो उसको लर्निंग में कठिनाई उत्पन्न करता है। अब पिछले बालक की बात आ जाए। पिछले बालक पद एक सापेक्ष पद है जिसकी व्याख्या शिक्षा, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि के संदर्भ में की जाती है। हम कहेंगे वो बच्चा पिछड़ा है, तो पिछड़े उसके सामाजिक स्थिति से भी हो सकता है, उसकी जाति से भी हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति से भी हो सकता है कि वो अच्छा अंक नहीं ला पाता है, उसकी आर्थिक स्थिति से भी हो सकता है, गरीब परिवार से आता तो पिछड़ा है। तो शिक्षा के संबंध में देखेंगे तो यह बालकों की, पिछड़े बालक जो है, यह बालकों के विशिष्ट वय को इंगित करता है जो किसी भी कारणवश अपने उम्र के अन्य बालकों से कम निष्पादन करते हैं। वो मानसिक मंदता से ग्रसित हो सकते हैं या अधिगम अक्षमता से भी ग्रसित हो सकते हैं या फिर कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पिछड़े हो सकते हैं, और ये सब पिछड़े हुए बालक कहे जाएंगे। यानी अगर स्लो लर्नर है फिर भी पिछड़ा बालक है, अगर अधिगम रूप से अक्षम बालक है फिर भी पिछड़ा बालक है, और अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है जिसकी वजह से वो नहीं सीख पाया तो भी पिछड़ा बालक है। तो अधिगम अक्षमता के संदर्भ में इसका अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि अधिगम अक्षमता पद इसकी तुलना में एक संकीर्ण पद है, पिछड़े बालक पद एक अति व्यापक पद है, और ये दोनों पद एक दूसरे के पर्याय नहीं है बल्कि ये एक दूसरे के सार्थक रूप से भिन्न है। अधिगम अक्षमता और शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के मध्य अंतर को आप समझ सकते हैं। अब एक अगला ये चैप्टर खत्म हो गया, यूनिट 2 का चौथा चैप्टर। अब पांचवा चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके। तो व्यक्तिगत भिन्नता या विभिन्नता आकलन के तरीके समझने के लिए आपको सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता को समझना होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सामान्य अर्थ होता है कि व्यक्तियों में पाई जाने वाली असमानता, अनइक्वालिटी। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रत्येक दूसरे से भिन्न होता है, यहाँ तक कि एक ही माता पिता की जुड़वा बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा उनका व्यवहार उसी भिन्नता पर आधारित होता है। बालकों में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। शिक्षक जब एक कक्षा में पढ़ाते हैं तो उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता है। इसके अनेक परिणाम होते हैं। कोई छात्र अलग अलग स्थान, वातावरण, विकास के मानसिक स्तर से संबंधित होते हैं, अतः उनके द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान एक ही स्तर का नहीं हो पाता एवं उनकी प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होती, कुछ ज्यादा सीख लेता, कोई कम सीख लेता है। और यही कारण है कि शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों ने नई शिक्षा प्रणालियों का विकास किया है जिससे प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके। वर्तमान समय में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास किया जा रहा है, जो कि पहले क्या थी, शिक्षक केंद्रित थी। वैयक्तिक दृष्टि से वैयक्तिक भेदों का अध्ययन सबसे पहले गाल्टन ने प्रारंभ किया था। तो वैयक्तिक भेदों का जो सबसे पहला अध्ययन था वह किसने किया था, गाल्टन ने। तब से इस विषय पर अनेक अनुसंधान हो चुके हैं और व्यक्तिगत भेदों के अध्ययन से बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताओं का पता लगाकर उनका उचित विकास आप कर सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके। अब एक व्यक्तिगत भेद की एक परिभाषा है जेम्स ड्रेवर के शब्दों में। इनका कहना है कि जेम्स ड्रेवर साहब का कि औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। कि मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति भिन्न है या उसमें अंतर है, इसे कहेंगे व्यक्तिगत भेद।
व्यक्तिक भेद शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, रुचि भी होते हैं। शारीरिक, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, बौना होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। मानसिक रूप से उनका आईक्यू अलग अलग होता है, कोई प्रखर बुद्धि के होते हैं, कोई औसत बुद्धि के, कोई मंद बुद्धि के। रुचि सबका अलग अलग होता है। बालक बालिकाओं की रुचि में भी भेद पाया जाता है। किसी को खेलकूद में रुचि होती है तो किसी को चित्रकला में, किसी को संगीत में, तो किसी को व्यापार में। अधिगम या लर्निंग, प्रत्येक बालक की ज्ञान सीखने की गति भी अलग अलग होती है। कोई बालक अत्यंत शीघ्र सीख लेता है तो कोई काफी समय लगाता है, और इसके आधार पर उनकी उपलब्धि में भी भिन्नता आती है। व्यक्तित्व भी एक प्रमुख कारक है। तो व्यक्तित्व समान योग्यता के होते हुए भी व्यवहार में भिन्न हो सकते हैं। कुछ रूढ़िवादी होते हैं तो कुछ आधुनिक विचारधारा के होते हैं। ईमानदार, बेईमान, प्रसारक या अप्रसारक, सामाजिक एवं असामाजिक, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी, अनेक प्रकार के व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। अभिरुचि एवं निष्पत्ति की बात की जाए तो ज्ञान प्राप्त करने के प्रति रुचि रखने वाले या न रखने वाले दो प्रकार का भेद पाया जाता है। एक जो रखते हैं, जो न रखते हैं। और यही कारण है कि उनकी निष्पत्ति में भी भिन्नता पाई जाती है। स्वभाव की बात की जाए तो कुछ विद्यार्थी प्रसन्नचित्त होते हैं तो कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कुछ मिलनसार होते हैं, कुछ अमिलनसार होते हैं। और स्वभाव में भिन्नता बालकों की रुचि, अधिगम क्षमता आदि पर प्रभाव डालती है। जिसको पढ़ने में रुचि नहीं है, अगर उसको जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। विशिष्ट योग्यताएं एवं अयोग्यताएं भी होती है बालकों में। औसत, मध्यम एवं श्रेष्ठ, इन आधार पर उनकी योग्यता का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ आप ध्यान देने के बात यह है कि बालक भले ही किसी विषय में मध्यम या औसत वर्ग का हो, परंतु यह हो सकता है कि किसी अन्य विषय में वह विशिष्ट योग्यता रखता हो। जैसे कोई बालक गणित में कमजोर है तो हो सकता है कि वो अंग्रेजी में अच्छा हो सकता है कि वो हिंदी में अच्छा हो। ठीक है। अब एक व्यक्तिगत भेदे क्यों होते हैं, व्यक्तिगत भेदों के क्या कारण है? तो वंश परंपरा, वंश के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता होती है ना। जैसे बाप चोर है तो बेटा भी वैसा ही होगा। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, बस वैसा ही है। ठीक है। वातावरण का प्रभाव भी होता है कि जहां बच्चे को रखते हैं वहां का जो सामाजिक वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। जाति प्रजाति देश का प्रभाव भी होता है। तो क्लियर है आपको। अब है कि व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके, जो टॉपिक है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन के तरीके, यानी किन किन तरीकों से हम व्यक्तिगत विभिन्नता आकलन करते हैं। तो व्यक्तिगत मापन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्रों में होती है। व्यक्तित्व परीक्षणों का उपयोग छात्रों, सैनिकों, विभिन्न सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के चयन में, मानसिक रोगों के उपचार में तथा वैयक्तिक समस्याओं के समाधान में किया जाता है। और इन परीक्षणों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी मानसिक अवस्था, पिछड़ापन, अनुशासनहीनता, रुचि, अभिव्यक्ति, बुद्धि, सामाजिकता, अंतर्मुखी या बाह्यमुखी व्यक्तित्व का पता चलता है एवं अनेक गुणों के बारे में ज्ञात होता है। परीक्षण करेंगे तभी पता होगा कि मानसिक अवस्था क्या है उसकी, वो पिछड़ा है कि प्रखर है, अनुशासनहीन है या अनुशासन युक्त है, उसमें रुचि है या नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति विचार क्या है, उसकी बुद्धि कैसी है, वह सामाजिकता का गुण है कि नहीं है, अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी। यही कारण है कि आप प्रशासकों, अध्यापकों एवं छात्रों के व्यक्तित्व को समझने एवं मापन करने की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति मापन प्राचीन काल से होता जा रहा है। उस समय व्यक्तित्व मापन के अद्भुत तरीकों को अपनाया जाता था। जैसे आप देखेंगे कि प्राचीन व्यक्तित्व मापन की विधियों में कपाल विधा, आकृति विधा और आलेखीय विधा, मनोवैज्ञानिक माने कपाल देख करके बताना, आकृति देख के बताना, आलेख देख के बताना उसका व्यक्तित्व कैसा है। इस पर कई बुक्स में आप देखे होंगे। अब एक मनोवैज्ञानिक विधियां,
मनोवैज्ञानिक विधियों में आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपणीय और मनोविश्लेषणात्मक। आत्मनिष्ठ में अवलोकन, साक्षात्कार और जीवन इतिहास। अवलोकन करके या उसका साक्षात्कार लेके या उसका जीवन इतिहास करके आप अंदाज लगा सकते हैं। ये हो गया आत्मनिष्ठ। दूसरा हो गया वस्तुनिष्ठ, निर्धारण मापनी का प्रयोग करके, प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग करके, परिस्थिति परीक्षण का प्रयोग करके, समाज मिति का प्रयोग करके, परिस्थिति परीक्षण विधि का प्रयोग करके, कार्यात्मक अथवा निष्पादन परीक्षण विधि का प्रयोग करके या शारीरिक परिवर्तन का प्रयोग करके। तीसरा होता प्रक्षेपणीय और चौथा मनोविश्लेषणात्मक। अब देखें कि व्यक्तित्व परीक्षण की मानकीकृत विधियां और मानकीकृत विधियां दो रूपों में हम बांट सकते हैं। प्रामाणिक विधियों द्वारा यदि व्यक्तित्व का मापन करेंगे तो उसको कहेंगे मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, है ना, मानकीकृत। लेकिन अगर प्रामाणिक विधियों द्वारा नहीं करेंगे, जैसे प्रश्न पूछ कर करेंगे, साक्षात्कार लेकर करेंगे, अवलोकन या प्रेक्षण द्वारा करेंगे, तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो वो हो गया अमानकीकृत। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में जान लें। परिस्थिति परीक्षण विधि, संचयी अभिलेख, व्यक्तित्व अध्ययन, उपाख्यात्मक अभिलेख, आत्मकथा, क्रम निर्धारण, ये सभी हो गए और मानकीकृत, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। मानकीकृत विधियों की सीमा होती है और ये सभी देशों में एक समान नहीं होती, सबका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। इस परीक्षण की उपयोगिता प्रतिदर्श से प्रभावित होती है। इस परीक्षण का उपयोग करते समय सावधानी आवश्यक है। साक्षात्कार विधि देखेंगे तो साक्षात्कार विधि में समस्याओं का समाधान होता है, लचीला होता है, अधिक जानकारी प्राप्त होती है, संतोष होता है, क्योंकि जो भी प्रेक्षण करता है, अवलोकन करता है वो या परीक्षण करता है वो स्वयं जाता है साक्षात्कार लेने, और अवलोकन करता एवं न्यायदर्श में सीधा संबंध होता है। साक्षात्कार नैदानिक साक्षात्कार, जिसे पूछा भी गया था क्वेश्चन, इसमें साक्षात्कार का उद्देश्य व्यक्ति की समस्या जानने हेतु किया जाता है। जब व्यक्ति की समस्या जानने हेतु साक्षात्कार किया जाए तो इस साक्षात्कार को कहेंगे नैदानिक साक्षात्कार। लेकिन जब साक्षात्कार का समय कुछ निर्देशों पर आधारित हो तो उसको कहेंगे निर्देशात्मक साक्षात्कार। निर्देश से निर्देशात्मक। लेकिन जब व्यक्ति को किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया हो तो उसको कहते हैं अनिर्देशात्मक साक्षात्कार। परामर्श देने हेतु भी साक्षात्कार करते हैं। संरचित साक्षात्कार पूरी रचना पर आधारित होती है। ठीक है। अब प्राधिकारी साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार लेने वाला का स्थान प्रमुख होता है। इस प्रकार साक्षात्कार प्रविधि व्यक्तित्व के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। और यह अवलोकन विधि, व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन कर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अवलोकन में यथार्थ एवं विश्वसनीय विधि होता है। सत्यापन की सुविधा होती है, सभी के लिए प्रयोग संभव होता है। वस्तुनिष्ठ विधि इसको कहा जाता है। इसकी सीमा है कि अवलोकनकर्ता का पूर्वाग्रह है, वो जो चाहेगा उसी हिसाब से अवलोकन क्या करेगा, अवलोकन करेगा। ज्ञानेंद्रियों की भी अपनी सीमाएं हैं। व्यवहार की कृत्रिमता है, निष्कर्ष दोषपूर्ण है और व्यवहार के आधार पर निष्कर्ष होता है। अवलोकन विधि, अगर एक व्यक्ति का अवलोकन कर रहे हैं तो वैयक्तिक अवलोकन, समूह का कर रहे हैं तो सामूहिक अवलोकन, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष अवलोकन, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष अवलोकन। किसी व्यक्ति का अत्यंत गहन एवं सूक्ष्म अवलोकन किया जा सकता है। अवलोकन में न्यायदर्श सहयोगी भी हो सकता है एवं स्वतंत्र भी हो सकता है। नियंत्रित अवलोकन एवं अर्धनियंत्रित अवलोकन द्वारा न्यायदर्श के बारे में मापन किया जाता है। आकस्मिक अवलोकन द्वारा किसी व्यक्ति या समूह के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आकस्मिक अवलोकन यदि आप कर रहे हैं तो अवलोकन लिखित रूप देकर या फिर अलिखित रूप से भी होती है। किसी विशेष उद्देश्य हेतु अवलोकन किया जाता है।
निश्चित केंद्र निर्धारित कर उसका अवलोकन किया जा सकता है। अगर प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि एक अनुसूची है, एक सूची है जिसमें प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देना होता है या टिक करना होता है। अध्ययन के अनुरूप कम समय लगता है, निश्चित उत्तर मिल जाता है, प्रश्न स्पष्ट रहते हैं, सटीक प्रश्न होता है। बंद प्रश्नावली का किया है कि यदि प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या ना के रूप में दिया जाए, यानी जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका अपना कोई खास विचार नहीं, बल्कि वो सिर्फ यस या नो में जवाब दे रहा है, इसको कहेंगे बंद प्रश्नावली। ठीक है। खुली प्रश्नावली हुआ कि उत्तरदाता में कोई बंधन नहीं हो, वो अपनी खुद राय दे सकते हैं, तो वह हो गई खुली प्रश्नावली। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए कहेंगे कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और 4 हम विकल्प दे दिए, उसी 4 में से कोई एक आपको आंसर मानना है, तो हो गया बंद। लेकिन यदि शॉर्ट में पूछा जाए कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, है ना, इस पर अपनी प्रकाश डाले टिप्पणी लिखें या अपना विचार भी लिखें, तो हो गया खुली प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली हो गई कि प्रश्नावली के निर्माण में दोनों चीज किया जाए, स्वतंत्र भी हो और राय भी दे सके। यदि हाँ तो कैसे, हाँ तो क्यों, तो हो गया मिश्रित प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि के भी दोष हैं, इसमें व्यक्ति के बाह्य गुणों का भी पता चलता है और व्यक्ति के अचेतन मन में छिपे विचारों और इच्छाओं का पता नहीं लग पाता। हो सकता है कि सोच कुछ और रहा है और लिख या बोल रहा है कुछ और। कुछ प्रश्नों का उत्तर सही ना मिलकर गलत मिल जाता है, क्योंकि प्रश्न के समझने में गलती होने की संभावना रहती है। जैसे आप नित्य अनुभव में महसूस करते होंगे कि आप बच्चे से करते हैं कोई प्रॉब्लम, तो बच्चा कहता है नहीं, है ना, एक साथ कहता है नहीं। शायद ही कभी कोई बच्चा कह देता हाँ सर ये प्रॉब्लम। तो इस प्रकार प्रश्नों का उत्तर सही नहीं मिलकर जब गलत मिल जाता है, तो प्रश्न के समझने में गलती होने की संभावना बनी रहती है। और प्रश्नावली में वैधता तथा विश्वसनीयता का गुण नहीं पाया जा सकता, वैलिडिटी इसकी नहीं होती है। प्रश्नावली में वो हाँ भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता। अब क्या सोच की प्रश्नावली है वो भी डिपेंड करता है। अब अनुसूची विधि। अनुसूची भी एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचरण, रुचि, व्यवहार आदि के विषय में कथनों, प्रश्नों और आत्म मूल्यांकन की सहायता से जांच होती है। अनुसूची में व्यापक प्रक्रिया पाई जाती है, जबकि प्रश्नावली में संकुचित, क्योंकि अनुसूची में प्रश्नों, कथनों, वरीयता और आत्म मूल्यांकन की क्रियाएं होती हैं, जबकि प्रश्नावली में केवल प्रश्न की क्रिया द्वारा ही सूचना संकलित की जाती है। तो प्रश्नावली में केवल प्रश्न की क्रिया होती है, क्योंकि सूचना संकलित में अन्य भी जानकारियां आप इकट्ठा कर सकते हैं। अनुसूची व्यक्तिगत अनुसूची होता है, समायोजन अनुसूची होता है, रुचि अनुसूची, चरित्र अनुसूची, सामाजिकता अनुसूची, शैक्षिक अनुसूची, साइको न्यूरोटिक इन्वेंट्री। तो ये सभी अनुसूची के प्रकार हैं। अनुसूची के गुण होते हैं कि इसमें शैक्षिक उपयोगिता होता है, व्यावसायिक उपयोगिता का भी गुण होता है, व्यक्तिगत पहचान संबंधी उपयोगिता भी होती है, समायोजन संबंधी उपयोगिता भी होती है, उपचार संबंधी उपयोगिता भी होती है। शैक्षिक, व्यवसायिक, व्यक्तित्व पहचान, समायोजन और उपचार। अनुसूची के कुछ दोष भी हैं, अधिक समय एवं धन की आवश्यकता, आत्मनिष्ठता, विश्वसनीयता में संदेह, व्यापक प्रयोग का अभाव, ये सभी दोष हैं। ये समय अधिक लगेगा, आत्मनिष्ठा से प्रभावित होगा, विश्वसनीयता पर संदेह हो सकता है। अब है परिस्थिति परीक्षण विधि। इस प्रकार के परीक्षणों में व्यक्ति के सम्मुख कोई वास्तविक या काल्पनिक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा इस परिस्थिति में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों का मूल्यांकन उसके साथी गण अथवा निर्णायक मंडल करते हैं। समाज मिति और मनोनाटक परिस्थिति इस परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। समाज मिति और मनोनाटक, इसमें परिस्थिति परीक्षण विधि। अब समाज मिति विधि, इस विधि द्वारा व्यक्ति को किसी समूह के सदस्यों के साथ कैसा संबंध है जाना जाता है। इसके प्रतिपादक मेविनो मैंज है। समाज मिति विधि के प्रतिपादक मेविनो हैं। मेविनो
किसी समूह के सदस्यों के बीच किसी खास समय पर मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने के साधन होते हैं। मनोनाटक अथवा भूमिका निर्वाह प्रविधि। वस्तुतः मनोनाटक एक छिपी विधि है जिसमें व्यक्ति को किसी दी हुई परिस्थिति में दी गई भूमिका का अभिनय करना होता है। भूमिका का निर्वाह करते समय व्यक्ति अपने मन की छिपी हुई बातों को प्रयोग रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, ये अच्छी चीज है। सामाजिक नाटक, यह भी प्रक्षेपी विधि का रूप है। यह सामाजिक मूल्यों एवं समूह संरचना से संबंधित होती है। इसमें समूह मूल्यों को ध्यान में रखकर भूमिका निर्वाह किया जाता है। कार्यात्मक अथवा निष्पादन परीक्षण विधि, इस विधि में व्यक्ति को कुछ कार्य करने को दिया जाता है अथवा उसे किसी परिस्थिति में रखकर उसके व्यक्तित्व के गुणों की परीक्षा ली जाती है। नाम से स्पष्ट है, कार्यात्मक अथवा निष्पादन। संचयी अभिलेख पत्र क्या होता है कि इसमें व्यक्ति या विद्यार्थी से संबंधित सभी जानकारियां एकत्रित की जाती है, जैसे परिवार का स्वास्थ्य, विद्यालय में प्रगति, विविध परीक्षणों द्वारा प्राप्त अंक, उपस्थिति, अभिरुचियों आदि एकत्र सूचनाओं के आधार पर छात्र या व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है या सुझाव दिए जाते हैं। संचयी अभिलेख पूरा उसका हिस्ट्री नोट करते जाए। उपाख्यानक अभिलेख क्या होता है? इसमें व्यक्ति या छात्र के कार्य, व्यवहार अथवा किसी विशेषता का उल्लेख, उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना का रिपोर्ट होती है। उल्लेख हो तो उपाख्यात्मक। आत्मकथा विधि एक लोकप्रिय विधि है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने बारे में लिखता है एवं उस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है कि क्या सोच है, कैसे बैकग्राउंड से आया है। आत्मकथा के द्वारा व्यक्ति के जीवन दर्शन एवं उसकी छिपी हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की परख की जा सकती है। किसमें? आत्मकथा विधि में। शारीरिक परिवर्तन व्यक्तित्व का संकेतक देखें तो शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर भी व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन जानने के लिए संवेग एक मुख्य तत्व है। संवेगों को प्रदर्शित करने वाले मुख्य शारीरिक संकेत हृदय की गति, रक्त परिमाण, रक्तवार, श्वसन में परिवर्तन द्वारा विभिन्न यंत्रों से व्यक्तित्व का मापन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तित्व मापन की अनेक विधियां हैं और इन विधियों में परीक्षण भी देख लिए, अवलोकन भी देख लिए, निर्धारण मापनी भी देख ली और स्व प्रतिवेदन, स्वयं उसका प्रतिवेदन लिखा हुआ है उसको भी देख लिया। तो इस प्रकार से यह जो यूनिट 2 का 5वां चैप्टर है वो भी समाप्त हो गया। तो यूनिट 2 हमारा आज खत्म हो गया। इस वीडियो में हम लोग चौथे यूनिट 2 में 5 चैप्टर्स हैं। इसके पहले के वीडियो में यूनिट 2 के हम चैप्टर्स 1, 2 और 3 को देख चुके हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर 4 और 5 को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यूनिट 1 से आने वाले 6 प्रश्नों को हम 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 से आने वाले 5 प्रश्नों को भी हम इसमें कवर कर चुके हैं। इस प्रकार 11 नंबर के मटेरियल हमारे पास आ गए। बस इसको अच्छे से कमेंट करने की आवश्यकता है और शायद ही कोई क्वेश्चन आपको परीक्षा में अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप छोड़ के आएंगे। अगले वीडियो में बीएड के अगले वीडियो में हम यूनिट 3 को देखेंगे, है ना, जिसमें अस्मिता है, अस्मिता निर्माण की समझ। उसके बाद शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में अस्मिता निर्माण की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा का क्या अर्थ है, उसके क्या परिप्रेक्ष्य हैं। इन सभी बिंदुओं को हम लोग यूनिट 3 बीएड के यूनिट 3 में देखेंगे। और इस बीच में इतिहास से संबंधित हिस्ट्री में हमारा जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है उस टॉपिक में हम लोग जो धार्मिक आंदोलन से प्राचीन भारत में संबंधित था उस वीडियोस को पूरा देख चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम महाजनपद, मौर्ययुगीन जो सभ्यता थी उनको देखेंगे और बीएड के यूनिट अगले वीडियो में हम जो यूनिट 3 है अस्मिता निर्माण की समझ, अस्मिता जो अपनी पहचान होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो अगले वीडियो में
हम फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक आप सभी को नमस्कार, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।